हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 12th का नेम रिएक्शंस का वीडियो नंबर 4। तो बेटे ये क्लास 12th के नेम रिएक्शंस का वीडियो नंबर 4 है। और इससे पहले 3 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप सभी नेम रिएक्शंस को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटे, तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। बेटे अब तक हमने पढ़े थे कुल 25 नेम रिएक्शन, और ये है 26वां नेम रिएक्शन। हम आज पढ़ेंगे कार्बाइल एमीन अभिक्रिया, डाउ प्रक्रम, थैलिन अभिक्रिया, कोल्बे या कोल्बे स्मिट अभिक्रिया, डाई एजोनीकरण, हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया। ठीक है बेटे, और आपको पता होना चाहिए कि कार्बाइल एमीन अभिक्रिया को आइसोसाइनाइड अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है बेटे, तो चलो बच्चों जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे आज हमें सबसे पहले पढ़नी है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, या आप कह सकते हो आइसोसाइनाइड अभिक्रिया। ठीक है बेटे, तो सब बच्चे मेरे साथ साथ लिखेंगे। हम हैं नंबर 26 पर, नंबर 26 पर हैं। इससे पहले 25 नेम रिएक्शंस हम पढ़ चुके हैं। तो आज हमें पढ़ना है बेटे कार्बिल, कार्बिल कह दो या कार्बाइल कह दो, एक ही बात होती है। इंग्लिश में तो कहते हैं कार्बाइल और हिंदी में लिखते हैं कार्बिल। ठीक है बेटे, कार्बिल एमीन, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, या हम कह सकते हैं आइसो साइनाइड, आइसोसाइनाइड अभिक्रिया, इस नाम से भी आ जाती है पेपर में। तो इसलिए ये दोनों नाम आपको पता होने चाहिए, और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कार्बाइल एमीन अभिक्रिया, या इसे कह सकते हैं आइसोसाइनाइड अभिक्रिया। देखो एक बात समझनी है आपको कि आपके पास एक प्राइमरी एमीन होना चाहिए, जैसे CH3NH2। ये क्या है बेटे, प्राइमरी एमीन है ना, और होना चाहिए क्लोरोफॉर्म। देखो ध्यान से, CHCl3 ये बना दिया हमने क्लोरोफॉर्म। क्या है बेटे ये, क्लोरोफॉर्म। और होना चाहिए NaOH या KOH, जैसे मैं यहां ले लेता हूं KOH। तो हमारे पास 3 चीज होनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए बेटे, एक तो होना चाहिए प्राइमरी एमीन, प्राथमिक एमीन। एल्काइल ग्रुप यहां कोई भी हो सकता है, पर एमीन प्राइमरी एमीन होना चाहिए। और क्लोरोफॉर्म CHCl3 होना चाहिए, और KOH या NaOH होना चाहिए। तो क्या होगा, यहां से तो ये तीनों Cl निकल जाते हैं, और यहां से तीनों K निकल जाते हैं। तो 3 तो बनते हैं KCl, यहां लिख देते हैं हम। 3 तो बनेंगे पोटेशियम क्लोराइड प्लस, देखो हाइड्रोजन गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 और 2 6। ठीक है, 6 है। 6 हाइड्रोजन को हम ऐसे लिख सकते हैं 3H2, 3 दूनी 6। ऑक्सीजन देखो कितने हैं, 1 2 3, 3 ऑक्सीजन है, तो 3 ऑक्सीजन, तो 3 जल के अणु निकलते हैं। अब क्या बचा है, देखो CH3 बचा है, और CH3 के साथ बचा है N। ठीक है, और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये तो सारे H2O बनाने में क्या हो गए हैं, कंज्यूम। अब क्या बचा है हमारे पास, ये कार्बन।
तो CH3NC यानी एल्काइल आइसोसाइनाइड प्राप्त हुआ है। तो हमें ध्यान रखना है कि ये था प्राइमरी एमीन। ये प्राइमरी एमीन हो सकता है, जैसे ये मिथाइल एमीन है ना, मिथाइल एमीन का तो हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया है। आप किसी भी 1 डिग्री एमीन या प्राइमरी एमीन या प्राथमिक एमीन को ले सकते हो। तो आपको जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? आपका प्रोडक्ट एल्काइल आइसोसाइनाइड। तो हम इसे कहते हैं, जो प्रोडक्ट हमारे पास आता है उसका नाम होता है एल्काइल आइसोसाइनाइड। ठीक है बेटे, देखो मिथाइल आइसोसाइनाइड है ना, ये क्या है? मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो हम लिखेंगे क्या? इसकी परिभाषा क्या लिख के आएंगे? यदि पेपर में लघु टिप्पणी लिखने के लिए आई तो क्या लिखेंगे बेटे? हम लिखेंगे जब प्राइमरी एमीन की क्रिया किसके साथ की जाती है? क्लोरोफॉर्म व KOH, या करके लिख दूं NaOH, KOH या NaOH के साथ की जाती है तो एल्काइल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। एल्काइल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? बताओ, यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? क्या लिख रखा है हमने हेडिंग? कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया, या दूसरा नाम क्या है बताओ? कार्बिल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड अभिक्रिया। आइसोसाइनाइड रिएक्शन लिख दूं बेटे, कहलाती है। बताओ समझ में आई क्या बात? तो इसे कहते हैं कार्बाइल एमीन अभिक्रिया या आइसोसाइनाइड रिएक्शन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब बच्चों को बिल्कुल आनी चाहिए। ठीक है, और नोट्स साथ साथ बेटे बनाते रहा करो। वैसे मैं प्रयास कर रहा हूं PDF नोट्स भी अवेलेबल करने का आपके लिए, और टेलीग्राम पे जो हमारा चैनल है KMD सहारनपुर, उसमें आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे। पर यदि आप अपने आप लिखोगे, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओगे, तो वो आपके लिए बेस्ट होगा एकदम। ये चीज ध्यान रखनी चाहिए। चलो खैर, ये तो हुआ 26 यानी कार्बाइल एमीन रिएक्शन। अब आते हैं हम 27 पर। 27वां कौन सा नेम रिएक्शन हमें पढ़ना है? वो पढ़ना है डाउ प्रक्रम। डाउ प्रक्रम। अब एक बात ध्यान रखनी है आपको, कुछ बुक्स में छोटा ऊ बना रखा है और कुछ बुक्स में बना रखा है बड़ा ऊ। तो प्रोनाउंसिएशन में आप ज्यादा कंफ्यूज ना हुआ करो। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर यहाँ तो छोटी ई की मात्रा आनी चाहिए, यहाँ बड़ी ई की आनी चाहिए, यहाँ छोटे ऊ की, यहाँ बड़े ऊ की मात्रा आनी चाहिए। देखो ऐसा होता है, उच्चारण बदलने से मात्राएं भी बदल जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग THE को बोलते हैं दी कैट, और कुछ बोलते हैं THE को द कैट। तो मतलब तो एक ही है। यदि मैं हिंदी में दी कैट लिखूंगा या हिंदी में मैं दा कैट लिखूंगा, तो दोनों पे, एक पे तो ई की मात्रा लगेगी, एक पे आ की मात्रा। दी कैट, द कैट। ठीक है, और इंग्लिश में आप चाहे दी कैट लिखो या द कैट लिखो, THE ही लिखोगे। यहाँ फर्क जो आया है, अंतर जो आया है, वो उच्चारण में आया है। किसमें अंतर आया है बेटे? उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन। तो उच्चारण में अंतर आने के कारण ही मात्राएं थोड़ी बदल जाती है।
इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हमारा मेन अटेंशन होना चाहिए रासायनिक विज्ञान। तो कुछ बुक्स में यहाँ बड़ा ऊ लिख रखा है जैसे मैंने लिखा है, और कुछ बुक्स में लिख रखा है छोटा ऊ। ठीक है, देखो अच्छा चलो डाउ प्रक्रम क्या होता है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, जैसे ये है C6H5Cl, ये क्या है क्लोरोबेंजीन, और इसका रिएक्शन कराना हमें 10% NaOH के साथ, यानी कि उसकी सांद्रता 10% होनी चाहिए। NaOH कितना होना चाहिए 10% कंसंट्रेशन। और एक चीज का ध्यान रखना है कि CuCl2 की उपस्थिति में होता है डाउ प्रक्रम। CuCl2 इसकी उपस्थिति में जब हम रिएक्शन कराते हैं क्लोरोबेंजीन की 10% NaOH के साथ, तो यहाँ से Na और यहाँ से Cl इस तरह निकल जाता है, NaCl, ये NaCl निकल जाता है। ठीक है, साइड प्रोडक्ट के रूप में, और मेन प्रोडक्ट हमें मिलता है C6H5OH, C6H5OH यानी फिनॉल, और NaCl निकलता है एज ए साइड प्रोडक्ट। इस रिएक्शन में आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि टेम्परेचर होना चाहिए 300 डिग्री सी। कितना होना चाहिए 300 डिग्री सी टेम्परेचर होना चाहिए, और वायुमंडलीय दाब होना चाहिए 200 ATM। लगभग इतना ताप और दाब होना चाहिए। कुछ बुक्स में ताप और दाब थोड़ा सा बदल सकता है, लगभग 300 डिग्री सी और 200 ATM होना चाहिए। तो इस प्रकार क्लोरोबेंजीन से फिनॉल प्राप्त करने का जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं डाउ प्रोसेस। क्या कहते हैं बेटे, डाउ प्रोसेस या डाउ प्रक्रम। तो हम लैंग्वेज में क्या लिख के आएंगे, परिभाषा में क्या लिख कर आएंगे, हम लिख कर आएंगे जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया 10% NaOH, KOH भी ले सकते हो आप, NaOH के साथ 300 डिग्री सी व 200 ATM पर किसकी उपस्थिति में, CuCl2 की उपस्थिति में की जाती है तो क्या प्राप्त होता है, फिनॉल प्राप्त होता है, फिनॉल प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है बताओ, डाउ प्रक्रम। यह अभिक्रिया डाउ प्रक्रम कहलाती है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है बेटे, डाउ प्रक्रम कहलाती है, इसे कहते हैं डाउ प्रोसेस। ठीक है, चलो आते हैं नंबर 28 पर, 28वें नंबर पे आते हैं। कौन सा रिएक्शन डिस्कस करना है, थैलीन अभिक्रिया। अब हमें डिस्कस करना है थैलीन अभिक्रिया। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। हालांकि बेटे ये सारे रिएक्शंस थ्योरी पढ़ाते हुए मैंने सारे आपको क्लियर कर दिए थे, पर इन सब जो कुछ खास रिएक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट हैं, उन रिएक्शन को बता रहा हूं दोबारा इसलिए जिससे आप फास्ट रिवीजन मार सको इनका। ठीक है बेटे, फास्ट रिवीजन करने के लिए थैलीन अभिक्रिया या थैलीन रिएक्शन, इसमें क्या होता है कि हमें लेना होता है थैलिक एसिड। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखो। ये लिया है हमने थैलिक एसिड, ये बेंजीन रिंग बनाई, और बेंजीन रिंग के यहां भी COOH है, और दो बराबर वाले कार्बन पर
COOH बनाने हैं। ये है थैलिक एसिड, आपको पता है PHTHALIC, थैलिक एसिड। पीएच साइलेंट होता है ना इसमें। पथैलिक एसिड नहीं पढ़ना है किसी को, कभी आप पढ़ लो पथैलिक एसिड। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, जब छोटी क्लास में होते हैं तो नाइफ को पढ़ते हैं कनाइफ, निमोनिया को पढ़ते हैं पनीमोनिया, ठीक है, स्यूडो को पढ़ते हैं पस्यूडो। इस तरीके से हमें पता होना चाहिए। और नॉलेज को पढ़ते हैं कनॉलेज। हमें पता होना चाहिए कि इसमें पीएच क्या है, साइलेंट, थैलिक एसिड है। इंग्लिश वाले टीचर आपके बताएंगे कि साइलेंट कहाँ होता है, कोई भी अक्सर साइलेंट कब होता है, ठीक है। चलो खैर, वो तो इंग्लिश में आप पढ़ लोगे। यहाँ तो सिर्फ इतना ध्यान रखो कि इसका नाम पथैलिक एसिड नहीं है, थैलिक एसिड है। तो आपको क्या करना है, थैलिक एसिड को आपको गर्म करना है। यदि आप थैलिक एसिड को गर्म करते हो तो इसमें से निकल जाता है H और OH यानी H2O। इसमें से ये जल के अणु निकल जाते हैं, पानी निकल जाता है। और पानी निकलने से आपको थैलिक एनहाइड्राइड मिलेगा। ध्यान से देखियो क्या मिलेगा, थैलिक एनहाइड्राइड। और उस थैलिक एनहाइड्राइड को मैं, एक काम करो, इस एरो को मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया बोर्ड पे जगह की कमी होने के कारण, ठीक है। यहां लिख दिया डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन तो समझते हो, निर्जलीकरण। क्या होता है इसका मतलब, निर्जलीकरण। आपने थैलिक एसिड को गर्म किया, इसमें से H2O पानी निकल गया, निर्जलीकरण हुआ, इसलिए मैंने डिहाइड्रेशन लिख दिया। लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि तीर का निशान जरा मुझे खाली खाली नजर आ रहा था, इसलिए लिखा है। आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास क्या होगा, थैलिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। देखो यहां बनाऊंगा थोड़ा ऊपर, आप अपनी नोटबुक में सही लिखना। यहां बनाऊंगा थोड़ा थैलिक एनहाइड्राइड, क्योंकि रिएक्शन मुझे समझानी है अभी और भी। देखो ये आया आपका C डबल बॉन्ड O, और ये भी आया C डबल बॉन्ड O। देखो CO CO, और एक ऑक्सीजन ये है, इस ऑक्सीजन को हम जोड़ेंगे यहाँ, ये है, ये बना हमारा थैलिक एनहाइड्राइड। तो यहां लिख लेता हूं मैं, यहां लिख लेता हूं थैलिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड ही तो होता है ऐसा। अब इस थैलिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन हमें कराना है फिनॉल के साथ। किसके साथ कराना है, फिनॉल के। देखो फिनॉल के साथ रिएक्शन कराएंगे हम। एक तो फिनॉल का अणु बनाते हैं यहाँ, यहाँ बनाते हैं फिनॉल, इधर जोड़ दिया OH, और एक फिनॉल बनाते हैं इधर, ये जोड़ दिया OH, और अंदर रिंग भी बनाना जरूरी है। एक H इसका यहाँ दिखाओ, और इसका एक H यहाँ दिखाओ। ये क्या है, फिनॉल है। मैं लिख देता हूँ, फिनॉल के दो अणु लिए हैं हमने। क्या लिए हैं, फिनॉल के दो अणु। तो यहाँ से तो निकलता है H, और बीच में से O, और यहाँ से भी H। क्या निकल जाएगा, ये H2O निकल जाएगा। यानी कि थैलिक एसिड था, और थैलिक एसिड का आपने गर्म करने पर डिहाइड्रेशन कर दिया, तो आपको मिला थैलिक एनहाइड्राइड। और थैलिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन आपने किसके साथ करा, फिनॉल के साथ करा। और ये H2O इसलिए निकला है क्योंकि आपने इसे गर्म किया है कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में। कंसंट्रेट H2SO4 आपको पता है एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, एक निर्जली कारक है, इसलिए यहां से निकल जाएगा H2O, ये निकल गया। और आपको कुछ अजीबो गरीब स्ट्रक्चर वाला एक कंपाउंड मिलेगा इस तरह का। देखो ये तो हुआ बेंजीन रिंग, इस तरीके से ये बेंजीन रिंग बनाया मैंने। यहाँ है हमारे पास C डबल बॉन्ड O, यहाँ O है, यहाँ बचा है C और O। इस C के ऊपर दो बॉन्ड आएंगे इस तरीके से। यहाँ भी एक बेंजीन रिंग जुड़ा होगा, और वो किसका होगा, फिनॉल का। और यहाँ भी एक बेंजीन रिंग जुड़ा होगा, और वो किसका होगा, फिनॉल का। तो इस तरह का एक कंपाउंड हमें मिलता है। इस कंपाउंड को कहते हैं फिनोफ्थलीन, ठीक है।
क्या कहते हैं, फिनोफ्थलीन। ध्यान से देखो, फिनोफ्थलीन यहां लिखेंगे हम। देखो देखो फिनोफ्थलीन जो नाम बना है, तो फिनॉल है इसमें। क्या है, फिनॉल। और थैलीन, THALEIN, ठीक है, THA, जरा कभी आपको दिखाई ना दे यहाँ, फिनोल्फथलीन, THALEIN, THALEIN, फिनोफ्थलीन। ये पूरा एक ही नाम है, फिनोफ्थलीन। तो फिनोफ्थलीन बनता है। ये फिनोफ्थलीन जो बनता है, ये एक, आपको पता है, सूचक है, इंडिकेटर। फिनोफ्थलीन एक एसिड बेस इंडिकेटर है, अम्ल क्षार सूचक है। हमने इसे क्लास 10th में भी पढ़ा था, पर हमने इसका स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा था क्लास 10th में, क्योंकि सूचक या इंडिकेटर तो 10th में हमने डिस्कस किए थे ना। तो इसलिए ध्यान रखना है, इसका स्ट्रक्चर भी कभी कभार पेपर में पूछ लिया जाता है। थैलीन अभिक्रिया आपको आनी चाहिए। बता दिया कि थैलिक एसिड है, हमने उसे गर्म करा, उसका डिहाइड्रेशन हुआ, फिर उसे हमें मिला थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड को हमने कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में फिनॉल के साथ गर्म किया, तो हमें मिला फिनोफ्थलीन। क्या मिला बेटे, फिनोफ्थलीन। आप हिंदी में लिख सकते हो फिनोफ्थलीन। इस रिएक्शन को हम कहते हैं थैलीन रिएक्शन। ठीक है, चलो खैर, आप स्क्रीनशॉट लो, मैं इसकी परिभाषा लिखूंगा फिर। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो बेटे हम परिभाषा क्या लिख कर आ सकते हैं, हम लिख कर आ सकते हैं कि जब थैलिक अम्ल, जब थैलिक अम्ल सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में फिनॉल के साथ, फिनॉल के साथ अभिक्रिया करता है, फिनॉल के साथ अभिक्रिया करता है, तो ध्यान से देखो जरा, फिनोफ्थलीन ऐसे लिख सकते हो, फिनोफ्थलीन प्राप्त होता है, फिनोफ्थलीन प्राप्त होता है, जो एक अम्ल क्षार, जो एक अम्ल क्षार सूचक है। फिनोफ्थलीन एक क्या है, एसिड बेस इंडिकेटर। यह अभिक्रिया, यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, थैलिन या थैलीन भी कह सकते हो। बड़ी ई की मात्रा लगाओ या छोटी ई की लगाओ, दोनों ठीक हैं। यह अभिक्रिया थैलीन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बेटे, तो ये है थैलीन रिएक्शन। अब आते हैं हम नंबर 29 पर, 29वें नंबर पर देखते हैं कौन सा नेम रिएक्शन हमें डिस्कस करना है। अब हमें डिस्कस करना है बेटे कोल्बे या कोल्बे स्मिट अभिक्रिया। आप कोल्बे अभिक्रिया भी कह सकते हो, या आप कह सकते हो कोल्बे स्मिट, कोल्बे स्मिट अभिक्रिया। कोल्बे या कोल्बे स्मिट अभिक्रिया डिस्कस करना है। कोल्बे या कोल्बे स्मिट अभिक्रिया,
देखो इसमें क्या होता है कि हमारे पास सोडियम फिनॉक्साइड होता है। देखो ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ा है ONA। ये क्या है? सोडियम फिनॉक्साइड। और इसे गर्म करते हैं हम CO2 के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ जब आप गर्म करोगे 400 केल्विन पर, कितने केल्विन पर? 400 केल्विन पर, और 6 वायुमंडलीय दाब पर, 6 ATM दाब होना चाहिए। CO2 के साथ हमें गर्म करना है। तो ऐसा करने से क्या होता है कि हमें कुछ इस तरह का प्रोडक्ट मिलता है। देखो ये तो हुआ बेंजीन रिंग, ठीक है। और O था, ये जोड़ दिया O, CO2 ये जोड़ दिया CO2, Na ये जोड़ दिया Na। कुछ इस तरह का प्रोडक्ट हमें मिलता है और इसका होता है रीअरेंजमेंट। इसमें फिर पुनर्विन्यास हो जाता है। यहां लिखता हूं मैं, पुनर्विन्यास। इसका रीअरेंजमेंट होने से क्या होता है कि यहां से जो एक H है ना, ये H तो हर जगह है, आपको बताया CH। तो ये इसके जस्ट बराबर वाला जो H है वो H चला जाता है यहाँ ऑक्सीजन के पास, वो तो बन जाएगा OH। देखो कैसे, ये बेंजीन रिंग है और यहां तो बन जाएगा OH, और ये COONA ग्रुप आ जाता है यहाँ। तो ये सैलिसिलिक एसिड का सोडियम साल्ट बनता है, जिसे हम कह सकते हैं सोडियम सैलिसाइलेट। क्या कह सकते हैं? सोडियम सैलिसाइलेट। अब यदि आप इस सोडियम सैलिसाइलेट की HCl के साथ क्रिया करा देते हो, यानी इसे HCl में डाल देते हो या HCl इसमें प्रवाहित कर देते हो, जलीय विलयन HCl का, तो क्या होता है कि यहां से Na हट जाता है H के द्वारा, Na हट जाएगा और Na की जगह क्या आ जाएगा? H। तो ये तो आपका फिनॉल था और यहाँ COOH है। तो इसका मतलब ये हमें प्राप्त हुआ है सैलिसाइलिक एसिड। क्या प्राप्त हुआ है? सैलिसाइलिक एसिड। ये क्या है? सोडियम सैलिसिलेट है और ये सैलिसाइलिक एसिड है। ध्यान रखना है कि आपने सोडियम फिनॉक्साइड के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन किया है, तो आपको इसे तो लिखना नहीं, इसका तो पुनर्विन्यास इसमें हो जाता है ना, रीअरेंजमेंट। तो आपको सोडियम सैलिसिलेट मिलता है और उसके ऊपर जब HCl की क्रिया हम कराते हैं तो सैलिसाइलिक एसिड मिलता है। इस रिएक्शन को कहते हैं हम कोल्बे रिएक्शन या कोल्बे स्मिट अभिक्रिया, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, यहां से लिखते हैं, जब सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड को किसके साथ गर्म किया हमने? CO2 के साथ। जब सोडियम फिनॉक्साइड को 400 केल्विन व 6 ATM पर CO2 के साथ गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो क्या प्राप्त होता है? बताओ। इसे नहीं लिखना, इसे लिखना है। क्या प्राप्त हुआ बेटे? सोडियम सैलिसाइलेट। यही तो मिला है, सोडियम सैलिसाइलेट। तो सोडियम सैलिसाइलेट प्राप्त होता है, जिसकी क्रिया अब बताओ, इस सोडियम सैलिसाइलेट की क्रिया किसके साथ कराई है हमने? HCl से। HCl के साथ कराने पर, HCl के साथ कराने पर क्या मिला है? बताओ।
सैलिसाइलिक एसिड, क्या मिला है बेटे? सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड प्राप्त होता है, सैलिसाइलिक एसिड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है बताओ? यह अभिक्रिया कोल्बे या कोल्बे स्मिट अभिक्रिया कहलाती है। बताओ समझ में आई क्या? कोल्बे स्मिट अभिक्रिया या कोल्बे अभिक्रिया क्या है? ये लिख के आना है आपको एग्जाम में, यदि कोल्बे या कोल्बे स्मिट अभिक्रिया का आपसे शॉर्ट नोट या टिप्पणी लिखने के लिए पूछा जाता है। 29 के बाद आते हैं नंबर 30 पर, नंबर 3। अब हम पढ़ेंगे बेटे डाई एजोनीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट है। डाई एजोनीकरण या डाई एजोटाइजेशन, डाई एजोनीकरण या डाई एजोटाइजेशन, इसे समझते हैं क्या है। कई बार मैंने आपको पढ़ाया है, डाई एजोटाइजेशन का मतलब यह है कि आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड किस तरीके से प्राप्त करते हो। ठीक है, मान लो आपके पास कोई एरोमेटिक एमीन है, जैसे C6H5NH2, ये है एरोमेटिक एमीन, और आप इस एरोमेटिक एमीन को आप NaNO2, ध्यान से समझना, और HCl, NaNO2 और HCl के साथ गर्म कर दो 273 से 278 केल्विन तक लगभग। थोड़ा सा चेंज हो सकता है किसी बुक में, बस इतना ध्यान रखना है कि आपके पास एरोमेटिक एमीन है और एरोमेटिक एमीन को आप गर्म कर रहे हो NaNO2 और HCl के साथ। तो जब हम NaNO2 HCl के साथ एरोमेटिक एमीन को गर्म करते हैं तो देखो जरा ध्यान से देखो, यहाँ क्या बन जाता है? ये बन जाता है HNO2। HNO2 और NaCl, NaCl रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, पर HNO2 रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। एक तो HNO2, और ये जो HCl हमने यूज किया है ये है बहुत अधिक मात्रा में। तो ये जो आपके पास एरोमेटिक एमीन है, इस एरोमेटिक एमीन पर रिएक्शन होगा एक तो HNO2 का और एक HCl का, क्योंकि HCl हमने लिया है एक्सेस में। ये सारी बातें बेटे मैंने आपको थ्योरी में या यूनिट में, जहां भी ये डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन हमने डिस्कस किया था, वहां सारी बातें मैंने बार बार समझा रखी हैं, पर फिर भी थोड़ा सा हिंट देने का प्रयास कर रहा हूं यहां भी, कि एरोमेटिक एमीन के ऊपर जब NaNO2 और HCl का रिएक्शन हम करते हैं तो क्या होता है कि HCl हम अधिक मात्रा में लेते हैं। यहाँ से तो एक तो HNO2 निकलता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और एक HCl जो अधिक मात्रा में, वो तो अभी बचा रहेगा बहुत। तो HCl और HNO2 ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, HCl और HNO2 के रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने से, देखो थोड़ा सा रफ काम करते हैं हम। ये हमारे पास मान लो, फिर लिखेंगे इस रिएक्शन को, C6H5NH2 है, एरोमेटिक एमीन है, और इसके ऊपर रिएक्शन होना है अब HNO2 और HCl का। देखो NaNO2 और HCl से हमें मिला है HNO2, और NaCl जो मिला है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। HCl अधिक मात्रा में लिया है तो HCl रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो इनके रिएक्शन होने से क्या होता है, देखो यहां ध्यान से देखना है आपको कि A हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और 1 3 और 1 4, 4 हाइड्रोजन है। क्या हम 4 हाइड्रोजन को ऐसे लिख सकते हैं 2H2? ऑक्सीजन देखो कितने हैं, 2 हैं, तो 2 ऑक्सीजन को क्या ऐसे लिख सकते हैं? तो आपको स्पष्ट रूप से नजर आ रहा होगा कि 2 जल के अणु निकल जाते हैं। ठीक है, अब क्या बचा है,
C6H5, एक N, दूसरा N और एक Cl, C6H5N2Cl, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो एजोनियम साल्ट या डाई एजोनियम लवण बनता है। इस तरह होती है ये रिएक्शन। और साथ में इस रिएक्शन में NaCl भी निकला है। आपको पता है स्टार्टिंग में जब दोनों ने रिएक्शन करी, NaNO2 और HCl ने, तो NaCl भी तो निकला है इस रिएक्शन में। ठीक है बेटे, तो हमें तीन चीजें मिलेंगी। एक तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, एक हमें दो जल के अणु मिलेंगे, और एक शुरू में निकला हुआ NaCl मिलेगा। ठीक है, बताओ ये बात समझ में आती है क्या आपके? मतलब हमें एक बात का ध्यान रखना है कि डाई एजोटाइजेशन, वैसे तो मैंने आपको सारी चीजें सिखा रखी हैं, पर फिर भी डाई एजोटाइजेशन में आप NaNO2 और HCl यूज करते हो। शर्त यह है कि ये रिएक्शन केवल और केवल एरोमेटिक एमीन्स में ही आपको देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन भी डिस्कस कर रखा है हमने कि एरोमेटिक एमीन्स में ही क्यों मिलती है ये रिएक्शन। यदि कोई एलिफेटिक एमीन ले लिया तो उसमें रिएक्शन होने के चांस कम क्यों होते हैं, ये सारी बातें हमने डिस्कस कर रखी हैं। तो मैंने बताया आपको कि NaNO2 और HCl, एरोमेटिक एमीन NaNO2 और HCl का जब आप रिएक्शन करोगे तो आपको मिलेगा C6H5N2Cl। ठीक है, इसके साथ क्या मिला था बताओ? दो मिले थे जल के अणु, और यहां से क्या निकला था? NaCl। तो आप इस तरीके से रिएक्शन को लिखकर आ सकते हो एग्जाम में। और यदि आप इन दो साइड प्रोडक्ट को लिखना नहीं चाहते हो तो ना लिखो, कोई बात नहीं है। आप केवल इतना लिख लो कि हमने जब एरोमेटिक एमीन का रिएक्शन NaNO2 HCl के साथ किया तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हमें मिल गया। खाली ये चीज लिख लो। और इस रिएक्शन को हमने कहा डाई एजोटाइजेशन। ठीक है, या डाई एजोनीकरण। लिख दूं अब इसकी डेफिनेशन? समझ में तो आ गया होगा आपके कि कैसे होती है ये रिएक्शन। तो क्या होता है बेटे, हम लिखेंगे जब एरोमेटिक एमीन की क्रिया NaNO2 व HCl अधिकता में होगा, ध्यान रखना। HCl के साथ कितने केल्विन था टेम्परेचर? 273 से 278। 273 से 278 केल्विन पर आप टेम्परेचर लिखो या ना लिखो कि कितना है, पर यूं जरूर लिख देना कि गर्म किया है। केल्विन पर की जाती है। तो बहुत कम टेम्परेचर है, 273 केल्विन बहुत कम है, आपको पता है। की जाती है तो क्या प्राप्त होता है? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया बताओ क्या कहलाती है? यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? डाई एजोनीकरण। ठीक है, डाई एजोटाइजेशन लिख दिया मैंने। डाई एजोनीकरण या डाई एजोटाइजेशन कहलाती है। ठीक है बेटे, इसे कह सकते हैं हम डाई एजोटाइजेशन या डाई एजोनीकरण। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और रिएक्शन कैसे हुई मैंने सारी चीज आपको बता दी। वैसे तो चैप्टर में हमने डिस्कस कर ही लिया था। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगले देखते हैं फिर कौन कौन से हैं। नेम रिएक्शंस ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, नंबर 31 पे हम डिस्कस करेंगे बेटे हाफ मैन
ब्रोमेमाइड, हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और हमने पहले भी इसे कई बार डिस्कस कर लिया है। ठीक है, बार बार ये रिएक्शन हमने करी है जब हम यूनिट को पढ़ रहे थे। इसमें क्या होता है कि आपके पास प्राइमरी एमाइड होना चाहिए, प्राइमरी एमाइड। जैसे मैं आपको बताऊं RCONH2, R की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, CH3 ले लो, C2H5 ले लो, बस आपके पास प्राथमिक एमाइड होना चाहिए और उसकी क्रिया हमें करानी होती है Br2 के साथ, यानी ब्रोमीन के साथ, और NaOH ले लो या KOH ले लो, और जलीय ले लो या एल्कोहलिक ले लो, मर्जी आपकी। आप जलीय NaOH ले लो या एल्कोहलिक NaOH ले लो, यानी NaOH को चाहे पानी में घोल के रख लो चाहे एल्कोहल में घोल के रख लो। तो क्या होता है, मैं बार बार आपको ऐसे ही सिखाता हूं कि इस रिएक्शन में बीच का CO यहां से गायब हो जाता है और हमारे पास बनता है प्राइमरी एमीन RNH2। क्या बनता है? प्राइमरी एमीन। तो प्राइमरी एमाइड से प्राइमरी एमीन बनाने वाला ये प्रोसेस है हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। इसमें बेटे हमें साथ में Na2CO3 भी मिलता है, सोडियम कार्बोनेट। यदि हम यहाँ NaOH यूज करेंगे तो Na2CO3 मिलेगा, और यदि KOH यूज करेंगे तो K2CO3 मिलेगा। ठीक है, और साथ में 2 अणु NaBr के और 2 ही अणु जल के भी हमें प्राप्त होंगे। इस तरीके से रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन बार बार सिखाई जाती है, आपको ध्यान रखना है कि प्राइमरी एमाइड, प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमाइड से प्राइमरी एमीन बना है Br2 और KOH के साथ, या Br2 या NaOH के साथ रिएक्शन करने से। तो हम लैंग्वेज में क्या लिखेंगे बताओ? जब प्राथमिक को 1 डिग्री लिख सकता हूं मैं, जब प्राथमिक एमाइड की क्रिया किसके साथ कराई बताओ? Br2 व NaOH, या NaOH की जगह क्या लिख सकते हो? KOH। और ये जलीय भी हो सकता है, यानी एक्वस भी हो सकता है, या एल्कोहलिक भी हो सकता है। ठीक है, यानी आप NaOH KOH जो भी यूज कर रहे हो उसे पानी में घोल के यूज कर लो या एल्कोहल में। तो जब प्राइमरी एमाइड की क्रिया Br2 व NaOH या KOH जलीय या एल्कोहलिक के साथ की जाती है तो क्या प्राप्त होता है? प्राइमरी एमीन, AMINE, प्राइमरी एमीन प्राप्त होता है, प्राइमरी एमीन प्राप्त होता है। देखो R की जगह आप CH3 यहां लिखोगे तो यहां भी CH3 मिलेगा। ठीक है, कौन सा मिलेगा? मिथाइल अमीन या मीथेनामीन। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है बताओ? हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया कहलाती है। देखो एक बात बताता हूं आपको, देखो आपको एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि जो रासायनिक पदार्थ होते हैं ना, केमिकल कंपाउंड्स कह दो, उनके नाम बेटे कोशिश करनी चाहिए इंग्लिश में ही लिखने की। नाम तो इंग्लिश में भी वही होता है और हिंदी में भी वही होता है। जैसे मेरा नाम इंग्लिश में कमल है तो हिंदी में भी तो कमल ही है। यदि मेरा नाम हिंदी में कमल है
तो इंग्लिश में भी आप मुझे कमल ही कहोगे। ऐसा तो होने का नहीं कि हिंदी में मेरा नाम कमल है तो इंग्लिश में आप मुझे लोटस कहोगे कि हम तो लोटस सर से पढ़ रहे हैं। तो नाम तो वही रहेगा ना, चाहे आप हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, नाम में कोई चेंज नहीं होता है। हालांकि हम भारतीय नामों में भी बदलाव कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि वैज्ञानिक का नाम था थॉमसन और हमने उसे बना दिया टॉमसन। वैज्ञानिक का नाम था, क्या था, ली चटेलियर, हमने बना दिया उसे ला शतालिए। एक योद्धा था, उसका नाम था एलेक्जेंडर, हमने उसे बना दिया सिकंदर। ठीक है, तो हम नाम के नाम बदल देते हैं, पर फिर भी हिंदी और इंग्लिश के नाम तो एक जैसे ही होंगे बेटे। ऐसा थोड़ा ही है कि हिंदी का नाम कुछ है और इंग्लिश का कुछ है। तो आप चाहे हिंदी में लिखो या इंग्लिश में, पर मैं प्रीफर करता हूं कि आपको इंग्लिश में ही लिखना चाहिए, जिससे आपको भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो, जैसे मान लो ये साइंटिस्ट का नाम है हाफ मैन। हाफ मैन की यदि हम बात करें तो हाफ मैन इसका इंग्लिश में नाम है, हिंदी में भी तो हाफ मैन ही है। अब ऐसा थोड़ा ही है मैं इसे हिंदी में कहूंगा आधा आदमी ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। हाफ मैन का मतलब तो आधा आदमी बैठता है हिंदी में। तो आप ऐसे थोड़ा ही लिखोगे कि आधा आदमी ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, बताओ क्या होती है। आप हिंदी में भी हाफ मैन लिखोगे और इंग्लिश में भी हाफ मैन ही लिखोगे। ठीक है, पर कोशिश करा करो इंग्लिश में लिखने की। इंग्लिश में लिखना ज्यादा अच्छा रहता है, आदत पड़ जाती है। यह होगी हमारी हाफ मैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। चलो खैर, अगले रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। वैसे तो आपको पता है कि चेंजेस हमारे देश के अंदर जो है हर एक चीज को बदल दिया जाता है, आदत है। जैसे हमारा जो क्षेत्र है ना, ये हमारा क्षेत्र है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खासियत यह है कि यहाँ लोग क्या करते हैं, बहुत सारे शब्दों की मात्राएं खा लेते हैं, मात्राओं को खा जाते हैं, या कभी कभी पूरा अक्षर ही खा जाते हैं। जैसे अमरूद होता है ना, अमरूद, तो अमरूद का ए खा रखा है हमारे क्षेत्र के लोगों ने। कभी भी ऐसा नहीं पूछते कि अमरूद क्या भाव दिए हैं, पूछते हैं मरूद क्या भाव है। भाव का वह खा लिया और अमरूद का ए खा लिया। अमरूद को तो कहते हैं मरूद और भाव को कहते हैं भा। ठीक है, तो इस तरह पूरा पूरा अक्षर साफ कर देते हैं। ये तो खैर हमारे देश की खासियत है कि हमने जो है, जो चाउमीन थी उसे भी अपने अनुसार कन्वर्ट कर लिया। चाउमीन इतनी स्पाइसी नहीं होती थी जितनी हमने बना दिया उसे स्पाइसी। उसमें इतने मसाले, इतनी सब्जियां काट के डालते हैं कि वो चाउमीन का रूप ही बदल दिया बिल्कुल। वो इंडियन चाउमीन बन गई। और यदि रियल चाउमीन आप खाओगे तो आपको बहुत बेकार लगेगी। ठीक है, चलो खैर, ये तो बहुत सारी बातें हैं, होती रहती हैं। आते हैं नंबर 32 पर, 32वां रिएक्शन। अब हमें देखना है युग्मन अभिक्रिया। युग्मन अभिक्रिया, या आप कह सकते हो युग्मन अभिक्रिया। युग्मन तो किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है। युग्मन माने कपलिंग, इसे कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। यदि ये किसी वैज्ञानिक का नाम होता तो इसका नाम हिंदी और इंग्लिश में एक जैसा होता। ये तो एक प्रोसेस है। युग्मन का मतलब कपलिंग। देखो इसमें क्या होता है कि आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लो। देखो ये है हमारे पास, ऐसे लिखते हैं C6H5 ना लिख के ऐसे लिख दिया N2 और Cl। ये है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन हमें किसी ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड के साथ कराना है। देखो कैसा एरोमेटिक कंपाउंड है, ये है C6H5G। जी का मतलब है ग्रुप। कैसा ग्रुप? इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप। ये जी जो है यहाँ इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है। जैसे OH होता है तो जी की जगह OH हो सकता है, तो ये फिनॉल ही तो होगा पूरा। यदि ये तो H दिखाया, H तो हर जगह है, एक पैरा पोजीशन पे हमने दिखा दिया है, क्योंकि हमें बताया कि रिएक्शन तो ऐसे होनी है ना, ये इसलिए दिखाया था यहाँ H। रिएक्शन तो ऐसे होनी है। तो होता है क्या कि जब आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन किसी ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड से करते हो
जिसमें अटैच होता है एक इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह, जैसे OH हो गया, जैसे आप Nr2 ले सकते हो, NHR ले सकते हो, या NH2 ले सकते हो। NH2 भी एक इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है। तो इसमें से HCl निकल जाएगा बेटे, ये निकल जाएगा HCl। और मेन जो प्रोडक्ट बनेगा ना, वो कुछ इस तरह का बनेगा कि एक बेंजीन रिंग और बीच में क्या बचा है, N2। चलो N2 को ऐसे लिख दूं, ये N2 ही तो बचा है। और फिर आ गया है दूसरा बेंजीन रिंग और इसके ऊपर जुड़ा है एक इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप। ये जो इस तरह का स्पेशल टाइप ऑफ कंपाउंड बनता है, इसे कहते हैं एजो, क्योंकि इसमें एजो ग्रुप प्रेजेंट है ना, इसे ही तो कहते हैं एजो ग्रुप। तो इसे आप एजो कंपाउंड कह सकते हो। मैं ऊपर लिखता हूं एजो, एजो कंपाउंड या एजो यौगिक, एजो यौगिक लिख दो आप। तो एजो कंपाउंड बनता है और इस रिएक्शन को हम कहते हैं युग्मन अभिक्रिया या कपलिंग रिएक्शन। तो यहां से लिखते हैं, चलो इसकी परिभाषा। जब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की क्रिया C6H5G, G माने ग्रुप है, के साथ की जाती है, जहां G एक इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी यानी इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप होता है या समूह होता है। इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह होता है, जैसे कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, एक तो बताया था OH। OH वैसे तो बहुत सारे होते हैं, कुछ लिख लो आप। जैसे एक बताया था मैंने आपको Nr2, एक बताया था मैंने आपको NHR, एमिनो ग्रुप हैं ये सारे, ठीक है। एक बताया था मैंने आपको NH2 आदि। तो एजो यौगिक कंपाउंड को आप यौगिक कह सकते हो, एजो यौगिक का निर्माण होता है जिसमें दो बेंजीन रिंग है ना होते हैं। अतः यह अभिक्रिया युग्मन अभिक्रिया, युग्म माने क्या होता है, युग्म माने जोड़ा, और जोड़े में कितनी वस्तुएं होती हैं, दो। युग्मन अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया को हम कहते हैं कपलिंग रिएक्शन या युग्मन अभिक्रिया, ठीक है। अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे अपने प्यारे प्यारे नोट्स बनाने के लिए और एग्जाम में प्यारे प्यारे अंक प्राप्त करने के लिए, ठीक है। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है बेटे। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आज के रिएक्शंस आपके समझ में आए होंगे, जो रिएक्शंस हमने आज डिस्कस किए हैं। और मुझे ये भी उम्मीद है
कि आप अपनी पढ़ाई को ईमानदारी से कर रहे हैं और आप अपना भविष्य, अपने परिवार का भविष्य, अपने भाई बहनों का भविष्य और अपने गांव का, अपने मोहल्ले का, अपने शहर का, प्रदेश का, देश का भविष्य अच्छा बनाने का अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है बेटे। देखो, सबसे बड़ी उपलब्धि होती है एक अच्छा इंसान बनना। तो प्रयास करना कि जिंदगी में आप एक अच्छे इंसान जरूर बनो। ठीक है। एक अच्छा इंसान ही, एक अच्छा आदमी ही अच्छे अच्छे काम कर सकता है और उसी से ही पूरा देश प्रभावित होता है और देश सुधरता है, क्योंकि बूंद बूंद करने से ही घड़ा भरता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अकेले ही पूरे देश को सुधार दोगे, और ऐसा हो भी सकता है, पर हम प्रयास तो करेंगे ना। प्रयास हम सब यदि एक साथ करेंगे तो हम अच्छा ही करेंगे, कुछ ना कुछ, ये बात पक्की है। तो हमें प्रयास करना है, कोशिश करनी है, और आपको भी कोशिश करनी है, जिससे आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद देश के लिए कुछ ऐसा काम कर सकें, बहुत सारे बच्चों की, बहुत सारे व्यक्तियों की हेल्प कर सकें, सेवा कर सकें। ठीक है बेटे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।